हम लोगों का आज का टॉपिक है रिएक्शन कोशिएंट। तो हम लोगों ने अल्फा अल्फा सब समझ लिया, केसी केपी सब समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते रिएक्शन कोशिएंट ये क्या होता है। तो देखो कई बार जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है केपी या केसी, वो कब डिफाइंड कब होता है, वो इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होता है। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी केस किए तो रिएक्टेंट दिया था तो आप गेस करते थे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट दिया था तो आप गेस करते थे रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। पर मान लो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिया है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्शन किधर जाएगा। और दूसरी बात, वहां पे केपी या केसी डिफाइंड नहीं होगा, केपी और केसी इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइंड होता है। मतलब केपी और केसी याद करो, जो डेरिवेशन उसमें यह है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है तभी केपी और केसी डिफाइंड होता है। और जैसे मान लो कि अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, पर हमको कैसे पता चलेगा किधर जाएगा। तो इसको समझने के लिए या फिर उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं रिएक्शन कोशिएंट। तो जैसे क्या है कि A टाइम्स A B टाइम्स B, इससे बनेगा C टाइम्स C एंड D टाइम D। तो देखो Q को डिफाइन करेंगे, मतलब QC मान लो, सेम वैसे ही जैसे हमने केसी किया था, सेम वैसे ही। पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, तो अब कोई पूछ सकता है सर फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है। देखो अंतर ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब डिफाइंड होता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम होता है। क्यू जो है वो तब डिफाइंड होता है जब हमें कोई आइडिया नहीं, मतलब हम लोगों के पास कुछ रिएक्टेंट तो कुछ प्रोडक्ट, हमने क्यू डिफाइन कर लिया, हमें कोई आइडिया नहीं कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। ये टर्म हम लोगों को क्या होगा, ये समझने में हेल्प करेगा कि रिएक्शन किधर जाने वाला है। तो इसमें नीचे लिखो रिएक्शन कोशिएंट क्यू या क्यूसी इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज डिफाइंड, but always remember that equilibrium constant Kc is defined only at equilibrium, whereas reaction quotient Qc is defined at any time। ये किसी भी टाइम पे डिफाइंड होता है, और वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिफाइंड होता है, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखो होगा क्या, अब इसमें हमको नहीं पता कि भाई कहाँ जा रहा रिएक्शन। हो सकता है प्रोडक्ट ज़्यादा हो, अगर मान लो प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम के लॉजिक के हिसाब से रिएक्शन कहाँ आएगा, बैकवर्ड आएगा। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर मान लो प्रोडक्ट ज़्यादा है सपोज करो, तो मतलब सी और डी ज़्यादा होगा तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो ए और बी ज़्यादा होगा तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग इस क्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो तब डिफाइंड होता है जब इक्विलिब्रियम होता है। अब ये क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, और खुद देखो ऊपर है, और रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो क्यू की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब अगर क्यू की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा हो, मान लो वही क्यूसी केसी करोगे तो क्यूसी लेना, केपी लेना तो क्यूपी लेना। अगर क्यूसी की वैल्यू मतलब ये ज़्यादा है इसका मतलब, और ये कम, तो ये अरे देखो इक्विलिब्रियम जो होता है किसी भी डायरेक्शन में अचीव हो सकता है। अगर ये ज़्यादा है तो इसको कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। तो अगर क्यूसी ज़्यादा होगा केसी से तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है, अगर क्यूसी मान लो केसी से कम है, क्यूसी कम होने का मतलब कि ए और बी ज़्यादा थे तभी होगा, तो इसका मतलब रिएक्शन फिर कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर दोनों वैल्यू सेम है तो मतलब क्या है कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है। तो QC क्या होता है, मतलब हम लोगों को Q या फिर Q जो होता है हम लोगों को हेल्प करता है किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को समझने के लिए। अगर Q का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि भाई K कम है, मतलब Q ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड आने लगता है। अगर Q का वैल्यू कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो कई बार रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए होते हैं, तो उससे आप जो डिफाइन करोगे वो क्यू डिफाइंड होगा, क्योंकि के तभी डिफाइंड होता है जब इक्विलिब्रियम आता है। तो आप उससे क्यू को डिफाइन कर लेना, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब दिया, हमें कोई आइडिया नहीं कहाँ जाने वाला, क्यू निकाल लेंगे। अब उस क्यू की वैल्यू को हम लोग के की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। के का वैल्यू आपको दिया रहेगा नॉर्मली, फिर के की वैल्यू से कंपेयर करोगे, अगर क्यू ज़्यादा होगा तो मतलब बैकवर्ड, और क्यू अगर कम होगा तो फॉरवर्ड। ठीक है,
इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक चीज नोट करके लिख लो, लिखो इसमें रिएक्शन कोएफिशिएंट Q इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज डिफाइंड। जैसे Kc और Kp होता है वैसे Qc और Qp भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कर सकते हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक चलो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल हाइड्रोजन, 12 मोल आयोडीन एंड 15 मोल HI। रिएक्शन स्टार्ट विथ 10 मोल हाइड्रोजन, 12 मोल iodine and 15 mole HI. If at equilibrium, नहीं एक्चुअली नहीं, if at काट दो, if लिखो, if equilibrium constant of above reaction, if equilibrium constant of above reaction is 50, if equilibrium constant of above reaction is 50, find the direction of above reaction, find the direction of above reaction। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी दिया है, इस 50, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ above reaction। आप बोलोगे वॉल्यूम नहीं दिया है तो आपको लगेगा इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, नहीं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। तो देखो क्या होगा, केसी जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर मतलब केसी का QC। अरे हम लोगों को कोई आइडिया नहीं ना भाई कहाँ जाएगा रिएक्शन, कोई आइडिया नहीं है, तो QC डिफाइंड होगा। ठीक है, अभी कोई आइडिया नहीं, अब जो भी दिया है उसको रख दो, डिफाइंड उसी तरीके से होगा, पर अभी कोई आइडिया नहीं तो QC डिफाइन करते, किधर जाना है कोई आइडिया नहीं, अपॉन S2 और I2। तो HI क्या होगा 15 और बाई वॉल्यूम V का स्क्वायर, और ये 10/V और ये 12/V, तो V से V कट जाएगा। तो ऊपर देखो क्या होगा 15 × 15 और 10 × 12, तो कट जाएगा तो 2 और 3, तो ये कट जाएगा तो 4, तो ये तो 15/4 आ रहा है। तो मतलब देखो QC की वैल्यू KC से कम हो रहा है। अगर QC KC से कम है तो क्या बोला था, अगर QC कम है मतलब कि हमको ये बढ़ाने की जरूरत है, मतलब इसको बढ़ाने की जरूरत है तभी तो सही हो पाएगा बातें, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा फॉरवर्ड। अगर QC कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा फॉरवर्ड, तो लिख लो फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर QC कम होगा, QC को डिफाइन वैसे ही करना है, तो जो भी अमाउंट दिया है रख दो, QC आ जाएगा, क्योंकि K याद रखना K से इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइंड होता है, तो हमको ये हेल्प करता है रिएक्शन के डायरेक्शन को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, ये रिएक्शन आपका जाएगा फॉरवर्ड। इसका कैसे गिवन है 5, और यूनिट भी लिख लो मोल पर लीटर। ठीक है, फिर इसमें नीचे लिखते हैं, देखो रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 2 मोल, रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 2 मोल PCl5, 4 मोल PCl3 एंड 6 मोल Cl2। रिएक्शन स्टार्ट विथ 2 मोल PCl5, 4 मोल PCl3 and 6 मोल Cl2। If at equilibrium, if लिखो, if equilibrium constant Kc is 5 mole per liter, if equilibrium constant Kc is 5 mole per liter and volume of container is 1 liter, and volume of container is 1 liter, find the mole of PCl5, PCl3 and Cl2 at equilibrium, find the mole of PCl5, PCl3 and Cl2 at equilibrium। ये हुआ जे एडवांस टाइप का क्वेश्चन। तो अब देखो क्या है कि हमें कोई आइडिया नहीं कहाँ जाएगा रिएक्शन, कुछ भी आइडिया नहीं,
तो इसको हम लोग मानेंगे Q। देखो Q क्या होगा, PCl3 और ये Cl2 और अपॉन PCl5, ठीक है। तो हमने इसको डिफाइन किया, ये क्या होगा 4 और वॉल्यूम 1 लीटर है तो कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम 1 लीटर है और 6 और ये होगा 2, तो ये कितना आ रहा है 12, तो ये 12 आ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो QC या फिर जो Q निकला वो K से ज़्यादा आ रहा है। जब K से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। तो रिएक्शन हमको पता चल गया कहाँ पे आने वाला, बैकवर्ड, ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम के करेंगे सॉल्व। देखो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, पहले ये पता चला Q से पता चलता है बैकवर्ड आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा तो ये 4 - x, तो 6 - x होगा, तो ये क्या बनेगा 2 + x, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम मतलब बैकवर्ड आया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो मान लेते हैं Kc कितना होगा 5, और ये देखो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड गया तो 4 - x 6 - x अपॉन 2 + x, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। क्वाड्रेट मैं चलो एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसका जो भी रूट आएगा यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये 10 + 5x और ये क्या होगा 24 + x² और ये क्या होगा -10x, 24x² और ये 6 और ये 4 10x, ठीक है। तो x² और इधर जाएगा -15x, इधर जाएगा +14 = 0, ठीक है। ये तो सिंपल बन गया, x² - x -14x +14 = 0, ये तो सिंपल इक्वेशन आ गया। तो x = x - 1 -14, सो x - 1 = 0, ऐसे ही करते थे ना ये, x को कॉमन ले लिया तो x - 1, ठीक है, और 14 को कॉमन ले लिया तो x - 1, तो x - 1 यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x - 14 = 0। तो x का वैल्यू क्या है 1 एंड 14, दो वैल्यू आ रहा है। देखो 14 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्यों, अरे जब इसके 4 ही मोल है तो 14 मोल कंज्यूम ही नहीं हो सकता। मतलब हमेशा क्या होगा, आप जब भी सॉल्व करोगे तो दो रूट आएंगे, एक रूट रिलेवेंट होगा, दूसरा रूट रैंडम आएगा। तो 14 रखने पे हाँ नो डाउट ये क्वेश्चन 0 बन रहा है, पर आप प्रैक्टिकली सोचो, अरे जब इसका 4 मोल है तो ये 14 मोल कहाँ से कंज्यूम होगा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वैसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए x का वैल्यू क्या लेना होगा 1, और 1 लोगे यहाँ पर रखोगे तो क्या होगा, ये दिस विल बी 3, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 5, तो ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर होगा 335 मोल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले डायरेक्शन खुद से गेस करना होगा और फिर आपको देखना होगा कि इक्विलिब्रियम पे किसके कितने मोल हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रिएक्शन कोएफिशिएंट। हम लोग एक टर्म इसमें और समझ लेते हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शन को थोड़ा सा, फिर हम लोग करते हैं ली-चाइटलर प्रिंसिपल। हेट्रोजीनियस रिएक्शन को समझ लेते हैं, तो नीचे लिखो हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजेनस रिएक्शन को देखो समझना है, जहां पे क्या होता है, देखो पहले हेट्रोजेनस और होमोजेनस का मतलब क्या होता है। मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों को होमोजेनस और हेट्रोजेनस का मतलब ही नहीं पता होता है। लोग क्या समझते हैं, इवन पढ़ाने वाले भी ऐसे होते हैं मोस्टली, कि उनको लगता है जो फिजिकल स्टेट है वो डिफाइन करता है हेट्रो और होमो को, जबकि फिजिकल स्टेट से होमो और हेट्रो को कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल में। देखो होमो का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके चारों साइड जैसे एयर है, जैसे मान लो आपके चारों साइड एयर है, एयर आपको क्या एक ही दिखता है कि एयर में कभी कभी 2-3 चीजें दिखती है। अगर आपको प्योर एयर दिख रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो अगर एक ही चीज दिख रहा है आपको, उसमें आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो वो कहलाता है होमोजीनस। होमोजीनस में मतलब कि आपको देखने में एक ही नजर आएगा। जैसे मान लो अगर आपके पास वाटर है, उसमें नमक डिजोल्व किया, मिक्स किया, नमक गायब हो गया, तो आपको प्योर वाटर दिखता है, तो वो भी क्या होमोजीनस। होमोजीनस मतलब आपको सिर्फ एक ही एक स्टेट बोल सकते हो, या फिर सिर्फ आपको एक ही चीज नजर आना चाहिए, मतलब आप उसमें कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते।
हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आपको दो चीजें कम से कम नजर आएंगी, कम से कम दो चीजें। तो देखो एक चीज समझते हैं, जैसे मान लो कि कई बार मान लेते हैं कि जैसे मान लो नमक, चलो मान लो आपके पास एक बीकर है, उसमें आपने नमक मिला दिया, सॉल्ट, उसमें शुगर मिला दिया, तो आपको देखो देखने में नमक भी दिखाई देगा, सॉल्ट भी और शुगर भी, तो वो क्या हेट्रोजीनियस। कई बार लोग बोलते हैं ये होमोजीनियस, नहीं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस स्टेट से डिफाइंड नहीं होता। लोग बोलते हैं सर दोनों सॉलिड है तो वो दोनों एक ही है, गलत। देखो ऐसा नहीं है, पहले वही लोगों को मीनिंग ही नहीं पता होता। देखो होमो का मतलब है कि सिर्फ एक नजर आ रहा है, गैस जो आपके चारों साइड एयर एक नजर आता है, वो होमोजीनियस है। वाटर में शुगर मिला दिया, मिक्स किया, शुगर गायब, एक ही नजर आ रहा है, दैट इज होमोजीनियस। हेट्रो आपको कम से कम दो चीजें नजर आएंगी। दो सॉलिड चीजें कभी भी मिक्स नहीं हो सकती, दो सॉलिड, अरे नमक चीनी को मिलाओ कभी मिक्स नहीं हो सकता। इवन आप लोगों को इसके लिए एक टर्म बताया गया होगा, जैसे मान लो कि अगर आपको अलॉय बनाना है तो सॉलिड कभी मिक्स हो ही नहीं सकता। तो अलॉय बनाने के लिए बोला जाता है 9th 10th में कि पहले मेटल को मेल्ट करो, फिर अच्छे से मिक्स करो और फिर कूल करो, तब जाके अलॉय बनता है। अब अलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो मेटल का या दो से ज्यादा मेटल का, वो मतलब आपको अलॉय में एक ही नजर आएगा। तो जब प्रॉपरली मिक्स हो गया तो वो कहलाएगा होमोजीनियस, मतलब प्रॉपरली जैसे अच्छे से मिक्स हो गया। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा, आपको कम से कम दो चीजें नजर आएंगी, कम से कम दो चीजें। दो सॉलिड तो कभी मिक्स हो ही नहीं सकते एक्चुअल में। जैसे मैं आपको चलो कुछ एग्जांपल समझाता हूँ केमिस्ट्री के टर्म में। सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने हीट किया तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 गैस, ठीक है। स्टेट अलग होता है, एक होता है फेज, कि इसके अंदर कितने फेज है। तो लोगों से पूछो कितने फेजेस है इसके अंदर, तो लोग कहते हैं दो, सॉलिड और लिक्विड। अरे भाई सॉलिड लिक्विड दो फेज नहीं होता, फेज का मतलब जो होता है वो स्टेट नहीं होता। देखो फेज का मतलब क्या है, एक बात समझो पहले आराम से। मान लो अगर इस कंटेनर में सिर्फ अगर एयर होता तो एयर अच्छे से मिक्स हो जाता तो एक ही नजर आता, तो उसका नंबर ऑफ फेजेस क्या होंगे 1। अगर फेजेस और स्टेट अगर एक ही होता तो फेजेस को डिफाइंड क्यों करते। तो ये जो फेजेस जो होता है एक्चुअल में ये बताता है कि आपको कितनी चीजें नजर आएंगी। अब देखो रिएक्शन आपने करवाया, मान लेते इक्विलिब्रियम आ गया, मान लेते क्लोज कंटेनर है तो इक्विलिब्रियम आ सकता है। इक्विलिब्रियम पे कैल्शियम कार्बोनेट भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा और वो भी पड़ा। अब देखो क्या होगा, सपोज करो यहां पे ये कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है, सपोज करते हैं यहीं पे कैल्शियम ऑक्साइड भी पड़ा है और यहाँ पे CO2 गैस भी है। तो आपको देखो दिखाई क्या क्या देगा, क्या क्या दिख रहा है, एक CO2 गैस दिखाई देगा, मतलब गैस तो चलो नहीं दिखाई देगा पर गैस है मान लो एक गैस। कैल्शियम कार्बोनेट आपको अलग दिखाई देगा, CaO आपको अलग दिखाई देगा। तो आपको कितनी चीजें नजर आ रही, 3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे, 3। मतलब जो जो चीजें नजर आती है डिफरेंट डिफरेंट उनको बोलते हैं फेजेस, स्टेट नहीं है। अब ये नहीं कि दोनों सॉलिड है, कितनी चीजें नजर आ रही है, ये अलग नजर आएगा, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट एंड गैस इज डिफरेंट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेजेस होंगे वो आपके पास 3 होगा। सॉलिड तो कभी आपस में मिक्स हो ही नहीं सकता। तो स्टेट का मतलब होता है वही फिजिकल स्टेट, और फेजेस का मतलब होता है कितनी चीजें आपको नजर आती है, मतलब कितनी चीजें नजर आती है उससे, मतलब कितनी चीजें आपको नजर आती है उससे डिसाइड होता है, मतलब आपका मतलब वही नंबर ऑफ फेजेस कितनी चीजें नजर आती है उससे डिसाइड होता है। अब जैसे मान लो कि अगर A सॉलिड से अगर मान लो कुछ B सॉलिड बनता है, मान लो रिएक्शन हो रहा है, इसमें कोई नंबर ऑफ फेजेस पूछे तो वो आपके पास होगा 2, ठीक है। देखो लिक्विड में जैसे मैं बताता हूँ, अगर दो लिक्विड अच्छे से मिक्स हो गए, जैसे मान लो वाटर और इथेनॉल या वाटर या मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो एक ही नजर आएगा, तो उसमें नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे, 1, एक ही नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपने वाटर में मान लो तेल मिलाया, ऑयल मिलाया, वाटर एंड ऑयल, वाटर अलग दिखता है और ऑयल अलग दिखता है, तो वो कितने फेजेस होते हैं, 2, वाटर अलग ऑयल अलग। तो आपको अगर दो चीजें नजर आती है, वाटर अलग ऑयल अलग, तो 2 फेज, और वाटर और इथेनॉल या वाटर या मिल्क मिक्स हो गया, दैट इज 1 स्टेट, तो 1 फेज। तो फेजेस का मतलब है कि कितनी चीजें नजर आती है, अगर एक ही नजर आ रहा है तो 1 फेज, दो चीजें नजर आ रही है तो 2, मतलब 2 फेजेस। ये अलग सॉलिड दिखाई देगा, ये अलग दिखाई देगा, नंबर ऑफ फेजेस 2 होंगे, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन का मतलब है कि कम से कम यहाँ पे 2 फेजेस प्रेजेंट होंगे। तो इसमें नीचे लिखो इन होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन ओनली 1
phase, only one phase is present in this reactant and product appear in one phase. इसमें सेकेंड लाइन से लिखो in heterogeneous reaction minimum two phases appear in this physical state may be same or may not be same. Phases does not means physical state. Phases means number of different substance appear in the gaseous mixture. Number of different substance appear in chemical reaction mixture. appear in chemical reaction mixture. गैसेस को काटो chemical reaction. तो कितनी चीजें आपको appear होती हैं वो होता है phases. दो सॉलिड भी आपको क्या होगा अलग अलग दिखाई देंगे तो वो दो अलग अलग फेजेस कहलाएंगे. तो कितनी चीजें आपको अपेयर होती है तो उससे कहलाता है नंबर ऑफ फेजेस. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना. आप जैसे मान लो कि रिएक्शन है, सपोज करो कि ए सॉलिड बी सॉलिड, इससे बनता है सी सॉलिड. तो नंबर ऑफ फेजेस कोई पूछे तो आपको बताना है थे. ठीक है, तीनों अलग अलग नजर आएंगे. सॉलिड को मान के चलने मिक्स नहीं होता है. लिक्विड के केस में तो डिपेंड करता है, लिक्विड में बताना पड़ेगा मतलब कि वो आपका मिक्सेबल है कि इमिक्सेबल है, मिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसमें बताना पड़ता है. पर सॉलिड में तो पता कंफर्म मिक्स नहीं होता. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, तो इसको देखो समझते हैं कि क्या करना है. सपोज करते कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड था. ठीक है, तो CaO बनेगा और CO2 गैस बनेगा. ठीक है, देखो होता क्या है, हमारे तो एक कंटेनर है. यहां पे सपोज करो पहले स्टार्टिंग में कैल्शियम कार्बोनेट था. अरे कैल्शियम कार्बोनेट था, आपने इसको हीट किया और ये बन गया. फिर इक्विलिब्रियम मतलब कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम आ गया. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आ गया. अच्छा, जब कैल्शियम कार्बोनेट जब जाएगा कंटेनर में तो CO2 गैस बनेगा. ठीक है, तो मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इतना चला गया. सपोज करते इतना जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो चला गया. ठीक है, सपोज करते कुछ कैल्शियम कार्बोनेट चला गया और यहां पे क्या हुआ, CaO बन गया. ये CaO बन गया और यहां पे क्या आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, और एयर में क्या है CO2 गैस. ठीक है, देखो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे Kc या Kp जो डिफाइन कर रहे थे उसमें ऐसा हो रहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, आप समझो मतलब हमने लोगों ने क्या बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था, अरे वो जो भी कंसंट्रेशन था उस पर डिपेंड करता था. ठीक है, मतलब कि कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रेट चेंज होगा. ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रेट आपका क्या होता है, चेंज होता था. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से समझो. कैल्शियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन देखो. ठीक है, तो मान लो कि पहले वो मान लेते पहले वो N मोल था. अरे पहले अज्यूम करो मतलब कि पहले वो इतना बड़ा था, सपोज करते N मोल था. ठीक है, वॉल्यूम इसका V था, मान लेते इनिशियल. ठीक है, आराम से सोचो ये था, मान लेते वो आधा कंज्यूम हो गया. ठीक है, आधा कंज्यूम हो गया तो इसका कंसंट्रेशन फिर से निकालेंगे. तो देखो सॉलिड और लिक्विड का पता होता है कि जो वॉल्यूम जो होता है गैस के लिए, कंटेनर का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम लेना होता है, पर सॉलिड और लिक्विड के लिए उनका वॉल्यूम फिक्स होता है. तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हमारे आधा कंज्यूम हो गया तो मोल आधा हो गया, आधा कंज्यूम हो गया मोल आधा हो गया, और आधा कंज्यूम हो गया तो वॉल्यूम भी आधा हो गया. अरे आधा कंज्यूम हो गया तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल भी आधा वॉल्यूम भी आधा. फिर से देखो N/V कंसंट्रेशन सेम आया, आप कुछ भी करो वो सेम आएगा. तो देखो होता क्या, सॉलिड या लिक्विड के केस में क्या होता है कि जब ये कंज्यूम होते हैं तो इनका मोल भी कम होता है और उससे के अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी कम होता है. जब कंज्यूम होंगे तो मोल भी कम होगा, वॉल्यूम भी कम होगा. तो उसकी वजह से इनका जो कंसंट्रेशन होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा. उनका कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं होता. अब हम लोग इस चैप्टर में क्या होता है, जब बात मतलब आप खुद देखो, अरे मोल आधा तो वॉल्यूम भी आधा, तो और इनके लिए यही.
और गैस के केस में क्या होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही उनका वॉल्यूम। मैं गैस को भी समझाता हूँ, पहले इसको देखो समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, सॉलिड या लिक्विड के केस में क्या होता है, जब उनका मोल मतलब अमाउंट आधा होता है, मतलब मोल आधा तो वॉल्यूम आधा, मोल 1/3 तो वॉल्यूम भी 1/3, तो कंसंट्रेशन तो मोल बाय वॉल्यूम होता है, तो हर बार सेम आएगा। तो सॉलिड और लिक्विड का क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होता है वो रिएक्शन के टाइप के साथ चेंज नहीं होता। तो को रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो उस पर डिपेंड करेगा ना जो चेंज हो, और ये तो कांस्टेंट है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड उस पर करेगा ना जो चेंज होगा। ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये कांस्टेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, सेम वैसे लिक्विड के लिए भी होता है, तो इसमें नीचे लिखो, देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड डज नॉट चेंजेस during a chemical reaction, their concentration remains constant. So concentration of solid and liquid are not considered in defining equilibrium constant. इसे मैं ब्रैकेट में लिख लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर एज्यूम टू बी 1 समझ लो या कांस्टेंट समझ लो, जो मतलब कांस्टेंट इसलिए उसको नहीं लेते। ठीक है, वैसे उसको कई लोग बोल देते हैं उसको 1 समझ लो। अब देखो आप बोलोगे सर गैस के लिए, देखो गैस के लिए क्या होता है, अगर आप CO2 को कंसंट्रेशन डिफाइन करते हो तो वो CO2 का मोल होगा अपॉन वॉल्यूम। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, तो ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब देखो कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स है, देखो मान लो जैसे रिएक्शन करवा रहे हो तो कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स है, वो कोई नहीं बदल सकता, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, जब रिएक्शन होगा तो CO2 के मोल बदलेंगे, हाँ भाई CO2 के मोल बदलेंगे, पर वॉल्यूम देखो CO2 का वॉल्यूम का मतलब है कंटेनर का वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आपने रिएक्शन करवाया तो मोल चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो मोल बाय वॉल्यूम फिर चेंज होगा ना, आप जब रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, मोल चेंज होगा, और वॉल्यूम तो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो मोल बाय वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। जब ये चेंज होगा तो कंसंट्रेशन इसका चेंज होगा, और ये जब चेंज होगा तो फिर यही जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा यही आपको क्या होगा, वही रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, फिर अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप नीचे लिखो, इसमें लिखो इन केस ऑफ गैस volume of container is the volume of gas, so concentration of gas changes with time. So in equilibrium constant only gas is considered एंड प्योर सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट कंसिडर्ड। प्योर सॉलिड लिक्विड को नहीं लेना, सिर्फ गैस को कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है कि उनको कंसिडर नहीं करना। इसको समझने का तरीका और भी है, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोल क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये नीचे कर लेते हैं, तो 1 बाय मॉलिक्यूलर वेट, अरे मॉलिक्यूलर वेट तो फिक्स होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 CaO का 56, वो तो फिक्स होगा, और ये हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, तो डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर वेट भी इसको लिखा जाता है। तो होता क्या है कि डेंसिटी, किसी भी सॉलिड का डेंसिटी फिक्स होता है। अरे मान लो सॉलिड है, आधा करो कुछ भी, डेंसिटी फिक्स है, और मॉलिक्यूलर वेट फिक्स है, तो इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज नहीं होता तो इसको कंसीडर नहीं करते। और गैस के केस में क्या होगा, अरे कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है पर मास चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी उनकी वेरिएबल होती है, तो इसलिए उसको लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हो उनका डेंसिटी फिक्स है, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। आप जो भी समझ लो, बस ये ध्यान रखना है कि
सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेते हैं सिर्फ और सबको क्या लेना है, गैस को। मतलब अगर आपको इस रिएक्शन का केसी डिफाइन करना है तो वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और अगर आपको उसका केपी डिफाइन करना है तो सिर्फ होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर भी समझ सकते हो या फिर बस इसको समझ सकते हो CO2 का प्रेशर, क्योंकि ये तो वैसे सॉलिड है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लो कि इफ, इसी पे लिख लो एक सिंपल सा, इफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम इज 5 atm, व्हाट इज Kp? तो Kp भी 5 होगा, बस Kp भी 5, और किसी चीज को जरूरत नहीं। सॉलिड को नहीं लेना, ध्यान रखना, सॉलिड और लिक्विड को नहीं, मतलब सॉलिड और लिक्विड रेट को अफेक्ट नहीं करते तो उनको कंसीडर नहीं करना, या तो 1 ले लो या फिर आपको समझना कंसीडर नहीं करना सॉलिड और लिक्विड को, ठीक है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। सॉलिड से ध्यान रखना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें नीचे लिखो रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल सल्फर एंड 5 मोल ऑक्सीजन if at equilibrium mole of oxygen is 2, if at equilibrium mole of oxygen is 2, find the Kp of given reaction, if total pressure exerted by gas at equilibrium is 10 atm, if total pressure exerted by gas at equilibrium is 10 atm, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है, P टोटल गिवन है 10 atm, ठीक है, दे रखा है। तो जो बोल रहा है कि जो प्रेशर जो एक्सर्ट करता है गैस वो 10 atm दिया हुआ है, ठीक है। ये 10 मोल से स्टार्ट कर रहा है 5 मोल से, एक्शन में इसके मोल से कोई लेना देना नहीं, तो सॉलिड है, वैसे भी प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा नहीं। तो देखो ये इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो 10 - x 5 - x तो बनेगा x, ठीक है। तो 5 - x को मतलब 2 दिया है तो x की वैल्यू आएगा 3, मतलब ये 2 है और ये 3 है और ये 8 है, ये 7 है। पर सल्फर तो सॉलिड है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोगों को सिर्फ गैस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, तो देखो क्या होगा, आपके टोटल मोल गैस के तो 2 + 3 5 होगा, 2 गैस है, 2 + 3 5। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के मोल, अरे पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ऑक्सीजन के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर यही होता है ना, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन का मतलब अरे प्रेशर तो वही लगा कि जो गैस है, तो सिर्फ गैस के मोल की बात करें, सॉलिड को लेना ही नहीं है, उसको कंसीडर नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4 atm, और पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 तो 3/5 × 10 तो ये होगा 6 atm। तो हम लोग इसका Kp डिफाइन करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो 6/4 तो होगा 3/2 atm, ठीक है। तो इसका आंसर है। तो याद रखना है कि सॉलिड को हम लोग कंसीडर नहीं करते, सॉलिड से कोई फर्क, सॉलिड लिक्विड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ गैस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अभी तो इतना ही करते हैं इस पे, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा लास्ट में, तो हम लोग कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जो हमेशा करते हैं 3-4 डिफिकल्ट न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो इसमें कुछ बड़े कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ले चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछा जाता है, वो एक्चुअल में चैप्टर का यही वाला पार्ट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस मतलब ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो ये प्रिंसिपल कहता क्या है, मतलब कि अगर आप कोई भी एक्सटर्नल चेंज करते हो केमिकल रिएक्शन में, तो रिएक्शन हमेशा उसको अपोज करेगा।
मतलब कि अगर आप सपोज करो रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने का ट्राई करते हो तो रिएक्शन टेम्परेचर को घटाने का कोशिश करेगा, मतलब आप जो भी करोगे बाहर से रिएक्शन उसके उल्टा करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने का ट्राई करोगे टेम्परेचर घटा देगा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करने की कोशिश करोगे ये बढ़ाने का ट्राई, मतलब आपको उल्टा चलेगा। मतलब ऐसा नॉर्मली होता भी, जैसे मान लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज नहीं, जब लोग बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो पेरेंट्स कहते हैं बच्चे उसको उल्टा करते हैं। मतलब मान लो कुछ भी किया तो उसका उल्टा, बड़े होने के बाद, छोटे होने पे तो आदमी डर के वजह से फॉलो करता ही करता है, बड़े होने के बाद पेरेंट जो भी कहते हैं बच्चे उसको उल्टा ही करते हैं। नॉर्मली एक्सेप्शंस होते हैं, हमेशा केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन होता है, लाइफ में भी होते हैं। तो ये लॉ कहता है कि आप जो भी करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। सपोज को रिएक्शन के टाइम पे आपने किसी का मोल बढ़ाने का ट्राई किया तो रिएक्शन उसका मोल घटाएगा, ठीक है, ये लॉजिक ध्यान रखना। तो इसमें नीचे लिखो अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज अपोजेस द एक्सटर्नल चेंज, हमेशा एक्सटर्नल चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर आप कभी रिएक्शन में कुछ चेंज करोगे, मान लो आपने वॉल्यूम को घटाया, वॉल्यूम को बढ़ाया, टेम्परेचर घटाया, टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो प्रेशर घटाया, या मान लो रिएक्टेंट के मोल ऐड किए, तो जैसे ऐड करोगे रिएक्टेंट के मोल रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड आएगा, मतलब ऐसा होने लगता है, मतलब जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब आप जब भी कोई एक्सटर्नल चेंज करोगे तो मतलब बताया ना रिएक्शन उसको अपोज करेगा, आप जैसे कोई चेंज करोगे रिएक्शन उसको अपोज करेगा और इक्विलिब्रियम जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन एनी एक्सटर्नल चेंज टेक प्लेस रिएक्शन ऑलवेज अपोज दैट एक्सटर्नल चेंज and so equilibrium is always disturbed, so equilibrium is always disturbed, तो वो हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब रिएक्शन उसके अपोजिट हो जाता है। सो इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डिस्टर्ब, ठीक है, मतलब आप जो भी करोगे रिएक्शन उसको उल्टा करेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाने का कोशिश करोगे ये घटाएगा, मतलब आप जो भी करोगे उसको उल्टा करेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ध्यान रखना डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर नीचे लिखो सो इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड व्हेन एक्सटर्नल चेंज टेक प्लेस, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बात आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो अगर आपके पास एक रिएक्शन फिक्स है, मान लो जैसे कि ए से मान लो बी बनता है सपोज करो, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिएक्शन बदल गई। ये रिएक्शन अगर लिया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस रिएक्शन की खुद की प्रॉपर्टी होती है जो बाहर के मतलब जो बाहर के प्रेशर पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ध्यान रखना कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is a property of a chemical reaction. This does not depend upon external factor. मतलब देखो होता क्या है कि कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि इसके ज्यादा मोल लोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग हो जाएगा, इसके मोल ज्यादा लोगे तो कुछ अलग हो जाएगा। अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब होता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसको ज्यादा लोगे तो फॉरवर्ड चला जाएगा, फाइनली रुक जाएगा, ठीक है। रुकेगा तभी मतलब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसका और इसका रेशियो होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्टेंट के अमाउंट, प्रोडक्ट के अमाउंट, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, एक बात ध्यान रखना, इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो रिएक्शन बदल गया, पलट दोगे रिएक्शन बदल गया। तो एक गिवन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। आपने इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, पलट दिया, तो आपने रिएक्शन को बदल दिया, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो equilibrium constant of a chemical reaction, equilibrium constant of a chemical reaction does not depend upon any external factor like amount of reactant, amount of product, volume of container, total pressure exerted by the gas, comma catalyst and any other factor, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसमें नीचे लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर,
अगर एक रिएक्शन फिक्स है, मान लो जैसे जो भी लिखा, जैसे PCl5 से बनता है PCl3 प्लस Cl2, उसका जो भी K होगा वो सिर्फ और सिर्फ K, मतलब उसका जो भी K होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप टेम्परेचर की जगह मान लो अगर आपने रिएक्टेंट का मोल बढ़ाया, प्रोडक्ट के मोल बढ़ाए, वॉल्यूम बढ़ाए, तो रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी बदलेगा नहीं। इस बात को ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड आएगा, वो बात की बात है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, तुम जो भी करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है इस सेक्शन में, करना कि हम लोगों को बाहर के जो भी एक्सटर्नल चेंजेस है उस पर हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को देखो क्या क्या करना है, देखो इसमें पढ़ना क्या क्या हम लोगों को, मैं लिख देता हूँ। हम लोगों को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इफेक्ट ऑफ amount of reactant एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले भाई कैसे करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट पे कैसे क्या होगा। याद रखना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है एक रिएक्शन का, बस टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। टेम्परेचर बदल के तो बदल जाएगा, अदरवाइज नहीं। टेम्परेचर को बदलने से क्या होगा, हमारा लास्ट सेक्शन वही होगा, उसमें कुछ फॉर्मूले भी डराइव करेंगे जहां पे T और K में रिलेशन निकालेंगे, वो बात की बात है। उसके बाद सेकेंड क्या होगा, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज, बल्कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज, जो भी इफेक्ट होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, अगर वॉल्यूम को चेंज किया तो क्या होगा, थर्ड करेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, फिर हम लोग फोर्थ करेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कि अगर कोई इनर्ट गैस ऐड किया तब क्या होगा देखेंगे, आगे सब करके करेंगे, पर पहले लिख लेते क्या होगा, फिर आगे इसमें फिफ्थ करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और सिक्स्थ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, कि टेम्परेचर चेंज होने से क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों को इस मतलब चैप्टर में, मतलब इस सेक्शन में ली चार्डेल प्रिंसिपल में ये 6 चीजें करनी है। ठीक है, करते हैं इसको एक एक करके। तो सबसे पहला इसमें नीचे हेडिंग लिखो, सबसे पहला हेडिंग लिखो, फर्स्ट हेडिंग लिखो इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के अमाउंट या प्रोडक्ट के अमाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, आराम से देखते हैं। सिंपल, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रिलैक्स रहना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर लो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं Kc, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को डिफाइन कर लो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये होगा। अब इक्विलिब्रियम मान लो आ चुका, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब इसमें देखो समझना है। ठीक है, अब सपोज करो मैंने ये बोला Kc कभी भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, Kc नहीं बदलता। किसी ने बाहर से प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, मान लो किसी ने बाहर से, इक्विलिब्रियम आ चुका है, मान लो कंटेनर में किसी ने खोला और प्रोडक्ट ऐड कर दिया। जैसे प्रोडक्ट ऐड होगा तो प्रोडक्ट के मोल बढ़ गए, मतलब प्रोडक्ट के मोल बढ़ गए। प्रोडक्ट का मोल बढ़ने का मतलब है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो गया। अरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो गया तो मतलब ये वैल्यू चेंज हो जाए। पर ये बात को ध्यान रखना, Kc कभी नहीं बदला। Kc एक रिएक्शन की प्रॉपर्टी, वो कैसे बदल सकता है। तो जैसे प्रोडक्ट का मोल बढ़ेगा तो ये मतलब वैल्यू बढ़ गया तो Kc बढ़ना चाहिए, और हमको पता है Kc बढ़ नहीं सकता। तो उसका एक ही तरीका है कि जब किसी ने बाहर से इसका मोल बढ़ाया
तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाए, और बैकवर्ड चला जाए तो इसके मोल कम हो जाएंगे और इसके मोल बढ़ जाएंगे और फिर Kc वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी ने अगर प्रोडक्ट को अगर किसी ने ऐड किया, तो जैसे इसको ऐड करोगे तो आप खुद सोचो कॉमन सेंस से, इसका मोल बढ़ गया, अगर इसका मोल बढ़ गया तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज हो सकता, तो अगर इसका मोल बढ़ गया तो घटाना पड़ेगा ना भाई, घटाने के लिए कहाँ भेजना पड़ेगा, बैकवर्ड। तो जब भी आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे तो रिएक्शन कहाँ पे आएगा, बैकवर्ड। और अगर आपने रिएक्टेंट को ऐड किया, खुद देखो अगर क्या होगा, अगर आपने यहां पे अगर रिएक्टेंट को ऐड किया, तब क्या होगा, मान लो इक्विलिब्रियम आया, रिएक्टेंट को ऐड किया, जैसे इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो अरे रिएक्टेंट ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू कम हो गई, तो के तो चेंज हो नहीं सकता, तो फिर रिएक्टेंट ज्यादा हो गया ना ये, तो रिएक्टेंट को घटाओ, अरे रिएक्टेंट को ऐड किया तो रिएक्टेंट ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट को घटाओ तभी सही होगा। घटाने के लिए क्या होगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना पड़ेगा। तो मतलब अगर जैसे रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो रिएक्शन कहां पे जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, ये आपके पास फॉरवर्ड जाएगा। अब इसके साथ साथ देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये आ गया, अब सपोज करते किसी ने प्रोडक्ट को निकाल लिया, मान लो किसी ने मान लो इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट को निकाल लिया, जैसे प्रोडक्ट को आप बाहर निकालोगे तो प्रोडक्ट के मोल कम हो गए, मतलब ये कम हो गया, और ये कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये मान लो कम हो गया, मान लो किसी ने प्रोडक्ट को निकाला, जैसे प्रोडक्ट को आप निकाल लोगे तो अब प्रोडक्ट को भाई बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये मतलब किसी ने इसको निकाल लिया तो प्रोडक्ट के मोल कम हो गए, Kc को मेंटेन रखने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए इसको फॉरवर्ड भेजना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि और वैसे अगर आप रिएक्टेंट को रिमूव करोगे तो देखो आपको जो बताया था वही हो रहा है। आप जो भी करोगे रिएक्शन उसको उल्टा करेगा। देखो आपने प्रोडक्ट बढ़ाने का ट्राई किया तो रिएक्शन उसको उल्टा करेगा, इसको घटा देगा, तो कहां जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड जाएगा। आपने रिएक्टेंट बढ़ाने का ट्राई किया तो ये रिएक्शन इसको घटाने का ट्राई करेगा, तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को बाहर निकाला, उसको घटाने का ट्राई किया तो फिर से फॉरवर्ड जाके उसको बढ़ा देगा, तो प्रोडक्ट को निकाला तो फॉरवर्ड जाके बढ़ा देगा। ठीक है, अगर रिएक्टेंट को मान लो निकाला तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा और फिर से उसको क्या है कि बढ़ा देगा, बैकवर्ड आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है निकालने पे, पर जो आपके पास मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो चेंज नहीं होता। तो कुछ भी करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। इस सेक्शन पे न्यूमेरिकल जो होता है थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, मतलब डिफिकल्ट का मतलब थोड़े से लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इस वजह से इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस में आते हैं। इस टॉपिक से जेई मेन या नीट में इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है। हाँ, ये थ्योरी वाले पार्ट पे क्वेश्चन आ सकता है पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है, क्योंकि इस सेक्शन के न्यूमेरिकल थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए उसमें आते नहीं है। और एडवांस में क्या होता है, पर क्वेश्चन टाइम ज़्यादा मिलता है, इसलिए उसमें आते हैं। तो एक रिएक्शन लिखते हैं इसको। ठीक है, तो लिखो एट, मैं इस बार सिंपल करो, लिखो एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ PCl5, पहले से इक्विलिब्रियम दिया है, एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ PCl5 कॉमा PCl3 एंड Cl2 आर 2, 2, 4 respectively. At equilibrium moles of PCl5, PCl3 and Cl2 are 2, 2 and 4 respectively. Volume of container is 1 liter. ठीक है, find first लिखो Kc of reaction, find Kc of reaction. Second, if 3 mole PCl5 is added at equilibrium, मतलब इक्विलिब्रियम आया हुआ उस पर, if 3 mole PCl5 is added at equilibrium, find the mole of PCl5
comma PCl3 and Cl2 at new equilibrium. If 3 mole of PCl5 is second by PCl5 is added at equilibrium, find the mole of PCl5, PCl3 and Cl2 at new equilibrium. ठीक है, ये दोनों हमें करना है. तो सबसे पहले इसका कैसे निकाल लेते हैं. तो देखो क्या होगा, ये 2 है, वॉल्यूम तो 1 लीटर है, तो इसका है 4 मोल पर लीटर. ठीक है, ये इसका कैसे आ गया. अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, कैसे तो आ गया, अब इसके आगे क्या करना है. तो आपने क्या है किया कि पहले इसमें 3 मोल ऐड कर दिया, मतलब 2 + 3 ऐड कर दिया, कितना मोल हो गया 5. अरे बोला कि 5 मोल ऐड कर, मतलब 3 मोल PCl5 को ऐड किया, 3 मोल PCl5 इज एडेड. ठीक है, यही बोला 3 मोल, मतलब 3 मोल PCl5 को ऐड किया, 3 मोल ऑफ PCl5 इज एडेड, कितने मोल हो गए 5 मोल. जैसे 5 मोल हो गए तो आपको पता है रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया है, मतलब तो रिएक्शन कहाँ जाता है फॉरवर्ड. ये आपको पता है, वैसे भी अमाउंट बढ़ गया तो Kc4 नहीं आएगा, मतलब Kc की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलेगा. ये तो जैसे ही आपने रिएक्टेंट के मोल बढ़ाए और आपने कर दिया 3, मतलब बढ़ा दिए 3 बढ़ा दिए तो कितना होगा 5. जैसे रिएक्टेंट के मोल 5 हो गए, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. ठीक है, फॉरवर्ड जाएगा तो हमको पता है क्या होगा, 5 - 6, 2 + 6, 4 + 6. ठीक है, फिर से कैसे डिफाइन करते हैं. तो देखो कैसे क्या होगा, तो ये कैसे होना चाहिए, तो कितना होगा ये होगा कैसे. और Kc देखो पहले से आया कितना है 4, पहले से Kc 4 है ना. ये आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाल लिया 4, आपने जैसे इसके मोल ऐड किए 3 मोल ऐड किए, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो इसके मोल होगा 5 - 6. अरे 5 हो गए थे, फॉरवर्ड गया तो 5 - 6, 2 + 6, 4 + 6. ठीक है, तो ये हमने कैसे डिफाइन किया, ये वैल्यू 4 के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी नहीं बदलता. अब करते क्या है इसमें, तो कुछ सॉल्व करके x निकालना होता है और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा. x की जो वैल्यू देखो ये 5 मोल है, तो 5 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, तो जो वैल्यू 0 से और 5 के बीच में आएगा वही इसका आंसर है. तो बस इसको सॉल्व करना होता है. इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा हमेशा, तो इस क्वाड्रेटिक कम से कम बनेगा, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 4 होगा तो बड़ा भी इक्वेशन हो सकता है. तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन सिर्फ जे एडवांस में आते हैं. सिंपल है पर टाइम टेकिंग है. तो देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्या होगा. इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा 8 और प्लस क्या होगा x² + 6x और इक्वल टू इधर जाओगे तो क्या होगा 20 - 4x. 8 + x² + 4 और 6x. ठीक है, और 20 - 4x x². ठीक है, ये इधर आएगा तो +10x, इधर आएगा तो -12 = 0. यही होगा मेरे हिसाब से. ठीक है, ये रूट निकालते हैं तो क्या होता है -b मतलब कि -10 प्लस माइनस, वैसे इसको प्लस ही लेना पड़ेगा, माइनस वाला तो और माइनस हो जाएगा. अरे रूट होते हैं प्लस माइनस, तो चलो से प्लस √b² और ये क्या होगा 4ac. पता है तो a की वैल्यू 1, रूट निकालना आता होगा नहीं. 4ac मतलब कि √48. अरे b² - 4ac रूट पता होगा ना ये, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2 है, मतलब 2. देखो माइनस वाला लोगे तो माइनस आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस नहीं आ सकती. अरे जो वैल्यू 0 और 5 के बीच में आएगा वही, तो प्लस वाला लेते हैं इसमें. तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगा -10, इसको प्लस लेते हैं. देखो +148/2. ठीक है, देखो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो 144 से थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसको 12.1 ले लेते हैं. और 169 का पता ही होता है, 169 का कितना होता है, 169 का कितना 13 होता है.
तो ये 144 से बड़ा है पर 169 से बहुत दूर है, मेरे हिसाब से इसको बल्कि 12.2 अप्रॉक्सीमेट, इसको अप्रॉक्सीमेट मैं कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट ले सकते कोई दिक्कत नहीं। तो अप्रॉक्सीमेट इसको 12.2 अप्रॉक्सीमेट अपॉन 2, सो ये क्या होगा 1.1। अरे आप रखोगे ये अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, मतलब इसको मैं मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट, तो ये अप्रॉक्सीमेट यही आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 12.2 के आसपास मेरे हिसाब से आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली, हाँ यही आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो ये करोगे डिवाइड तो ये 2.2/2 1.1, ठीक है, ये आएगा। इसको यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे रखने पे इसका मोल कितना आया 3.9, ये इसका आंसर है। इसका मोल कितना है 3.1, ये इसका आंसर है। इसको यहाँ रखोगे तो इसका मोल कितना आएगा आपको 5.1, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप इस तरीके से क्या है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है ऐसा नहीं है, पर नॉर्मली इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जे एडवांस में आते हैं। जेई मैंने नीट जैसे एग्जाम पे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस और कैटलिस्ट को, ये चारों को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर टेम्परेचर को उसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर से कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और फिर सबसे लास्ट में फिर कुछ डिफिकल्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।